आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में हुए मेयर के चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया है और यह कहा है कि इन चुनावों में गलत तरीके से 8 वोटों को अवैध घोषित किया गया और इसके लिए चुनाव कराने वाले इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह जिम्मेदार हैं और अदालत ने उन्हें एक नोटिस भी जारी किया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख रूप से 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित कर दिया है, जो 30 जनवरी को हुए चुनाव में 8 वोटों के अवैध घोषित होने की वजह से हार गए थे और उनकी जगह बीजेपी के उम्मीदवार चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ही चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने गलत तरीके से 8 बैलेट पेपर्स पर स्याही का निशान लगाया और जानबूझकर इन बैलेट पेपर्स को खराब करने की कोशिश की, जबकि ये बैलेट पेपर्स यानी ये वोट खराब नहीं थे। और अदालत में सुनवाई के दौरान आज यह मुद्दा भी उठा कि जब अनिल मसीह बैलेट पेपर्स पर कुछ लिख रहे थे तब वो बार बार ऊपर लगे कैमरों को क्यों देख रहे थे। ये देखिए, इस तरीके से ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। जब वो कुछ लिख रहे हैं बैलेट पेपर्स पर तो बार बार कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं और जिस पर अनिल मसीह के वकील ने आज कहा कि वो सिर्फ ये चेक करना चाहते थे कि वहां लगे कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यहीं पर अनिल मसीह फंस गए क्योंकि कैमरे वाकई काम कर रहे थे। और अनिल मसीह की तरफ से यह दलील भी दी गई है कि चुनावों के दौरान उम्मीदवारों ने बैलेट पेपर्स को छीन लिया था और उन्हें मोड़ दिया था, उन्हें खराब कर दिया था और इसीलिए उन्होंने खराब बैलेट पेपर्स की पहचान करने के लिए उन पर निशान लगा दिए और उन्होंने कोई धांधली नहीं की थी। यह उनका पक्ष है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावों के समय का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा गया। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, यह देखा जजों ने और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अनिल मसीह ने अदालत से झूठ बोला है और उन्होंने गलत तरीके से 8 वोटों को अवैध घोषित किया है और इसलिए आज अदालत ने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के लिए अनिल मसीह के खिलाफ आपराधिक धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा फैसला भी है और अनिल मसीह के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने उन्होंने झूठ बोला है। यह एक बहुत गंभीर अपराध है और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जिस 3 जजों की बेंच ने सुनाया है उसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला भी शामिल थे। तो ये वो बेंच है जिसने ये क्रांतिकारी और इतना बड़ा फैसला आज सुनाया है और पूरे देश को बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वाकई इस देश में सुप्रीम है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शायद आज तक सबसे कम समय में सुनवाई करके फैसला सुनाने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि यह मामला 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इसके बाद अदालत ने सिर्फ 19 दिनों में सभी पक्षों को खुद सुनने के बाद आज 20 फरवरी को अपना फैसला भी सुना दिया। यानी बिल्कुल जो है जिसको हम कहेंगे T20 स्टाइल में यह फैसला सुनाया है जल्दी से। और सोचिए अगर न्याय देने की गति बाकी मामलों में भी आ जाए, बाकी के जो हमारे मामले हैं देश में, अगर उनकी न्यायिक प्रक्रिया भी इतनी ही तेज चलने लगे, अगर उनके फैसले भी ऐसे ही 19-20 दिन में 1 महीने में आने लगे तो वाकई हमारे देश में राम राज्य आ जाएगा। हमारे देश की अदालतों में जो 5 करोड़ मामले लंबित हैं उनका कितने कम समय में निपटारा हो सकता है, आज आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और यह सब कुछ इच्छा शक्ति पर आधारित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले में जल्द सुनवाई करनी चाहिए, यह बड़ा मामला है और उन्होंने बहुत जल्द सुनवाई करके फैसला भी सुना दिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट के अलावा सेशन जज जाइए, यह सब कुछ नहीं कहा, सीधे सुनवाई की और फैसला भी सुना दिया। देखिए, कहने को तो ये मेयर का चुनाव है चंडीगढ़ का, लेकिन इससे जो संदेश गया है यह बहुत बड़ा संदेश गया है। अभी हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अनिल मसीह चुनाव आयोग के अधिकारी हैं। यह भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होगी कि ये अनिल मसीह हैं कौन, और लोगों को लगता है कि ये चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे।
जिन्होंने बीजेपी को मेयर के चुनावों में जिताने के लिए यह धांधली की, जबकि हकीकत में इस पूरी कहानी की भी अपनी एक और कहानी है, जिसे आज आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, यह आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होगी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर जरूर थे, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो राज्य या केंद्रीय चुनाव आयोग के कोई अधिकारी हैं। असल में किसी भी शहर में जब मेयर के पद के लिए चुनाव होता है तो वो चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में होते हैं, और वो रिटर्निंग ऑफिसर कोई मनोनीत सदस्य होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे उस शहर का सबसे बड़ा अधिकारी खुद मनोनीत करता है। जैसे चंडीगढ़ में जब मेयर पद के चुनाव होने थे तो चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने इन चुनावों को कराने के लिए अनिल मसीह को मनोनीत किया, और अनिल मसीह चुनाव आयोग से नहीं थे, ना ही वो कोई सरकारी अधिकारी हैं, बल्कि वो बीजेपी की तरफ से थे, बीजेपी से थे। अब नहीं कह सकते कि अनिल मसीह के पीछे कौन है और अनिल मसीह को यह सब करने के लिए किसने कहा था, लेकिन अनिल मसीह ने जाने अनजाने में बीजेपी का बड़ा नुकसान कर दिया। और जैसा आपने देखा कि केजरीवाल अब हर जगह जा जाकर यही बताएंगे कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरह अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि अनिल मसीह ने किसके इशारे पर मेयर के इन चुनावों में धांधली की, उसी तरह से किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख आखिर कहां छुपा हुआ है, और पूरे पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे अब तक ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की पुलिस से यह पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस शाहजहां शेख पर बलात्कार और जमीन हड़पने के गंभीर आरोप हैं, वो पिछले 46 दिनों से पुलिस की पहुंच से बाहर है और उसका कोई अता पता नहीं है। और अदालत ने यह बात भी कही कि अगर शाहजहां शेख पर लगे हजारों आरोप झूठे हैं, जैसा कि उनकी पार्टी कह रही है, लेकिन अगर उनमें से एक भी आरोप सही निकला तो क्या इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। शाहजहां शेख ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का वही नेता है जिसके खिलाफ 5 जनवरी को ईडी ने उत्तर 24 परगना में रेड की थी, लेकिन तब शाहजहां शेख के गुंडों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया था और ईडी के कई अफसरों को घायल कर दिया था। उसी दिन से यानी 5 जनवरी 2024 से ही यह शाहजहां शेख गायब है और आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि संदेश खाली में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके गुंडों पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि शाहजहां शेख महिलाओं को उनके घर से उठवा लेता था और फिर उनका यौन शोषण करता था। लेकिन सोचिए, ऐसा व्यक्ति उस पश्चिम बंगाल में गायब है जहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे ज्यादा ये बात कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है। सबसे ज्यादा वो ये बात कहती हैं। सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? ममता बनर्जी एक महिला है और पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेश खाली की महिलाओं पर खुलेआम इतना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, महिलाओं को उनके घर से उठाकर ले जाया जाता है और उनके साथ मनमानी की जाती है, और उसके बावजूद ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस बात का संज्ञान अभी भी नहीं ले रही हैं। यह सबसे दुखद बात है। सोचिए, हमारे देश के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, सर्विलांस के सिस्टम हैं, बड़े बड़े देशों से हमने इंपोर्ट करके लिए हैं कि हम दुनिया में कौन क्या कर रहा है सब कुछ पता कर लेते हैं। कौन सा आतंकवादी कहां छुपा है, कौन सा अपराधी कहां छुपा है, कौन सा उद्योगपति पैसा लेकर कहां भाग गया है, सब कुछ तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं पता कर पा रहे कि जो शाहजहां शेख है ये कहां छुपा है। हमारे देश में बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे देश में पुलिस है, लेकिन ये सब मिलकर, सारी एजेंसियां, पुलिस और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सर्विलांस के ये बड़े बड़े गैजेट्स जो सारे फोन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये सब मिलकर पता नहीं लगा पा रहे कि शाहजहां शेख आखिर कहां छिपा हुआ है। ये सुंदरबन का खाड़ी इलाका है, डिफिकल्ट टेरेन जिसे कहा जाता है, और उसमें मुख्य किरदार सरगना है शेख शाहजहां। सवाल कई सारे हैं, कहा है आखिरकार ये शेख शाहजहां, इस इलाके के बेताज बादशाह जो लेफ्ट के जमाने से लेकर तृणमूल के जमाने पर यहाँ पर दबंगाई करते आए हैं और यहाँ पर हुंडागर्दी किए हैं, और तमाम तरह के जो आरोप है इसी किरदार के खिलाफ है। क्या वो ये जो नदी से घिरा हुआ इलाका है इसी के किसी कोने पे छुपा हुआ है? ये शिबू हजरा जी ने किया है, क्योंकि जब तक ये
हर साल में हम लोग का इधर फ्लोटिंग होता था, तो फ्लैटिंग होता था। इस टाइम पे नहीं देखा था। जब तक ये जब लगाया ना, ये पोल्ट्री फार्म जो दिख रहा है ना आपको, पोल्ट्री फार्म जब लगाया उसी टाइम पे, उसी साल में ये जो भेरी है आपका, ये जो बांध दिख रहा है ना आपको, ये बांध को ऊंचा किया, उसके बाद इधर से मिट्टी लेके ये ऊंचा किया और ग्राउंड का पूरा खत्म कर दिया। तो हम लोगों का अभी बच्चा लोगों का खेलने का जायगा नहीं है। मैं এই মুহূর্তে বলতে পারবো না, আমাদের যেটুকু এসছে যা বলার আমাদের ভিডিও সাহেব বলবেন। ठीक है। तो आज दो बहुत बड़े सवाल हमारे देश के सामने हैं। एक तो है शाहजहां शेख के बारे में, और इससे ये पता चलता है कि अगर कोई सरकार, कोई नेता अगर किसी अपराधी को बचाने में आ जाए तो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस केस में भी हाई कोर्ट को अब आना पड़ा और हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगानी पड़ी, और हाई कोर्ट अब ये कह रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि शाहजहां शेख किसी को मिल ही नहीं रहा है, उसे सामने लाया जाना चाहिए। और तो यहां भी हाई कोर्ट को आकर बताना पड़ा, क्योंकि एक राज्य सरकार इस अपराधी को बचा रही है। दूसरी जगह अगर आप देखें तो दूसरा बड़ा सवाल है अनिल मसीह को लेकर, और उसके बारे में भी देश ये जरूर जानना चाहेगा कि अनिल मसीह को ये सब करने के लिए आखिर किसने कहा था। जांच तो इस बात की होनी चाहिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में असली किसान कौन है। क्या पंजाब के किसानों को ही असली किसान माना जाएगा, या फिर जो बाकी राज्यों में दूसरी फसलें उगाने वाले किसान हैं, जो पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, दूसरी फसलों को उगाते हैं, क्या उन्हें भी किसान माना जाएगा या वो कोई और है? ये पूरा विश्लेषण आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आंदोलनकारी किसानों ने 21 फरवरी को, यानी कल सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, और इन दो तस्वीरों ने अभी हरियाणा पुलिस को चिंता में डाल दिया है। इनमें एक तस्वीर में शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन आपको नजर आ रही है, जिसका इस्तेमाल सुरंग बनाने के लिए और सड़कों को खोदने के लिए होता है। और दूसरी तस्वीर में वहां की एक स्थानीय नदी के पास आंदोलनकारी किसानों ने मिट्टी से भरी हजारों बोरियां इकट्ठा करके रखनी शुरू कर दी हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा पुलिस ने किसानों को सड़कों पर रोकने का प्रयास किया तो इसके बाद ये किसान इन मिट्टी की बोरियों को नदी में फेंककर नदी के पानी के ऊपर रास्ता बना लेंगे, और नदी के रास्ते उसके बाद दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। यानी इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ हैं, और किसानों ने यह सोच के रखा है कि इस बार वो अगर पानी पर भी चलकर आना पड़े नदी के जरिए तो भी वो दिल्ली पहुंचकर रहेंगे, चाहे सड़कों को खोदना पड़े, चाहे सुरंग खोदनी पड़े, और या फिर नदियों का पानी सुखाना पड़े, इस बार वो दिल्ली आकर रहेंगे। जो पोकलैन मशीन है अब वो किसानों ने यहाँ मंगवा ली है, क्योंकि सामने की तरफ जो शंभू बॉर्डर है वहां पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। और 13 फरवरी को जिस तरीके से किसान जब दिल्ली जाने के लिए मूव कर रहे थे तो लगातार वहां से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो सड़कों पर कील गाड़ी गई है, जो सड़कों पर बकायदा लोहे के कटीले तार लगाए गए हैं रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए इस पोकलैन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। सीधे सीधे देखिए पोकलैन मशीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर तमाम नौजवान खड़े, उसके अलावा जेसीबी मशीन है। देखो हम आपको घुमाकर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाकायदा जो जेसीबी मशीन है यहाँ पर पहुंची हुई है। और ये जो अगर देखेंगे इन चीजों से जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जाएगा, जो शंभू बॉर्डर पर लगाई गई है हरियाणा पुलिस के जरिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। कल किसानों ने शंभू बॉर्डर पे ये ऐलान कर दिया कि वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई प्रपोजल को खारिज करते हैं, और इसीलिए कल 21 तारीख 11 बजे वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन शंभू बॉर्डर पे फिलहाल जो स्थिति है, हरियाणा पुलिस किसी भी हालात में किसानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे सिचुएशन में किसानों की तरफ से भी ये क्या अरेंजमेंट्स है कि वो किस तरीके से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो बैग्स है ये मिट्टी और बालू से भरे गए हैं। इन बैगों का इस्तेमाल करके जो पोर्शन नॉन मोटोरेबल है उसको मोटोरेबल बना के ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता को ये दिखाने कहूंगी कि वो जो बॉर्डर में आप जो ब्रिज देख रहे हैं उसके ठीक नीचे एक नदी जा रही है, और उसी नदी पे ये जो सैंड बैग्स है, ये जो मिट्टी की ढेरें हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो हर जगह मनमानी व्यवस्था चल रही है। पश्चिम बंगाल में एक अलग व्यवस्था चल रही है, जो शाहजहां शेख की मदद करती है, उसे छुपने में मदद कर रही है। 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, और 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। 21 फरवरी को दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। 13 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 फरव
चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में एक अलग व्यवस्था चल रही है, जहां अनिल मैसी खुलकर 8 वोटों को अवैध घोषित कर देते हैं। और अब यहां अगर आप देखेंगे तो किसानों की एक अलग व्यवस्था चल रही है। अब आप ये देखिए कि आंदोलनकारी किसानों ने मोदी सरकार का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया, और क्या सिर्फ पंजाब के किसानों को ही असली किसान माना जाना चाहिए। किसान 23 फसलों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। जबकि केंद्र सरकार ने केवल 5 फसलों की खरीद पर किसानों से 5 साल के लिए एक एमएसपी एग्रीमेंट करने का प्रस्ताव रखा था। और ये 5 फसलें कौन सी थीं, आपको भी जानना चाहिए। ये थीं अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और कपास। ये वो 5 फसलें हैं जिनका पंजाब में ज्यादा उत्पादन नहीं होता, और इसीलिए किसानों ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को एक धोखा बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि इन फसलों पर एमएसपी मिलने से उन्हें कोई फायदा नहीं है। पंजाब में प्रमुख रूप से धान और अनाज की फसल उगाई जाती है, और पंजाब में लगभग 41 लाख हेक्टेयर की कृषि भूमि में से सिर्फ 33,000 हेक्टेयर जमीन पर ही अरहर की दाल, उड़द दाल और मसूर दाल के लिए बुआई होती है। और इसीलिए पंजाब के किसान कह रहे हैं कि जो फसल वो लोग ज्यादा उगाते नहीं हैं, उस पर उन्हें सरकार से एमएसपी एग्रीमेंट करके क्या फायदा होगा। और बात बिल्कुल सही भी है। अगर ये किसान आंदोलन पूरे भारत के किसानों का आंदोलन होता तो शायद केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को बाकी के किसान सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर लेते। लेकिन क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बाकी के देश के किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए सरकार का यह प्रस्ताव खारिज हो गया। भारत में 95% मसूर दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में होता है। 80% अरहर दाल का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड में होता है। 75% उड़द दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होता है। और इस हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को जो प्रस्ताव दिया था, उससे देश के इन राज्यों के किसानों का तो ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन पंजाब के जो किसान खुद को पूरे देश का किसान बता रहे हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि यह आंदोलन पूरे देश के किसानों का नहीं, बल्कि पंजाब के किसानों का है, जिसमें आंदोलनकारी किसान पंजाब के हिसाब से अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक बड़ा सवाल यह है कि जब यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है, तो फिर ये किसान पंजाब सरकार की बजाय भारत सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं। ये चाहें तो अपनी पंजाब की सरकार से कह सकते हैं कि पंजाब की सरकार इनके लिए एक अलग कानून बना दे, क्योंकि ये जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित है। इस मांग का बाकी के देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह कि पंजाब में बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की फसल उगाई जाती है, जिसकी खरीद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई करता है, और यह खाद्य निगम भारत सरकार का होता है। यानी भारत सरकार ही अभी पंजाब के किसानों की ज्यादातर फसल एमएसपी पर खरीद रही है। इसलिए पंजाब के किसान केंद्र सरकार से ही इस पर गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, पंजाब सरकार से नहीं कर रहे। हालांकि इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि अगर आज पंजाब के किसान वहां की सरकार से एमएसपी पर राज्य के लिए कानून बनाने की मांग करते भी हैं, तो पंजाब की सरकार शायद ऐसा कर नहीं पाएगी। इस समय पंजाब की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वहां की सरकार आंदोलन को तो अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती। पंजाब पर इस समय 3,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और इस भारी भरकम कर्ज की वजह से पंजाब की सरकार चाहकर भी एमएसपी की गारंटी पर कोई कानून नहीं बना सकती, जबकि उसके पास ऐसा करने की सारी संवैधानिक शक्तियां मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पिछले ही साल एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए एक बिल तैयार किया था, और पंजाब की सरकार भी चाहे तो वो भी राज्य की विधानसभा में इस पर कानून लाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी दे सकती है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि पंजाब की सरकार के पास कानून बनाने के लिए तो संवैधानिक शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। और यही वजह है कि पंजाब सरकार अभी सिर्फ आंदोलनकारी किसानों को समर्थन दे रही है। और आप तो जानते ही हैं कि समर्थन में कोई लागत यानी कोई खर्च नहीं लगता, समर्थन देने में पैसा नहीं लगता।